जैसे के प्रकार के प्रकाश निकलता है? आता है के गो? चार गो। चारों में दिखाई कौन देता है? केवल दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में भी के गो कलर? सात गो। उस सातों कलर में सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा? सबसे कम दूर कौन जाएगा? सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? बैगनी। ठीक है, सबसे कम लाल। ठीक है, यहाँ तक लो। आगे चलते हैं। तरंगधर जेकर ज्यादा रहेगा वो ज्यादा दूर जाएगा और कम फैलेगा, यही होता है ना? आई जो गामा किरण बताए थे, गामा था, एक्सरेज था, यूवी रेज था और रेडियो था, माइक्रो था, इस वन में सबसे ज्यादा दूर कौन जाता है? रेडियो तरंग। ठीक है, देखते हैं आज हम प्रतिबिंब किसको कहते हैं। प्रतिबिंब बताना है। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए? दर्पण, या फिर कोई भी चीज दर्पण जैसा होना चाहिए, या दर्पण जैसा होना चाहिए। तो जब किसी भी, देखो वस्तु से, मान लो कि दर्पण के सामने कोई वस्तु होगा, बताओ ये कोची है? कोची के है? तो ये पत्ता वाला पेड़ है, ठीक है। तो किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें आ रहा है, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद ये ध्यान रखना, जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे दो किरण लाना है। के गो? दो गो। कैसे दो ले लो ना, आगे प्रतिबिंब बताएंगे तो बढ़िया से बताएंगे। तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी, कैसा मिलना चाहिए? दर्पण के टकराला के बाद कि पहले? तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब रियल में नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा लगेगा कि मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम कौन सी बोलते हैं? प्रतिबिंब। आगे बनाएंगे सारा प्रतिबिंब, ठीक है। आई जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के प्रकार के होगा? कौन कौन? या तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा या तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यही ना? वास्तविक होगा या कुछ होगा, काल्पनिक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? तो देखो यहाँ परिभाषा में बताए हैं कि जब किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या तो मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब या तो रियल में मिल जाएगा या तो मिलेगा नहीं, केवल ऐसा लगेगा कि मिल रहा है, ठीक है। तो वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटांक से कटता है, यानी कि जो वास्तविक में मिल जाता है, उसको हम कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? वास्तविक। जो वास्तविक कटांक से कटेगा, कटांक मतलब रियल में वो मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं काल्पनिक। और ऐसा प्रतिबिंब जो रियल में कटता नहीं है, ठीक है, कैसा करता है? आभासी। उसको कौन सा बोलेंगे? काल्प मतलब रियल में कटा नहीं है, जैसे कि फिल्म देखता है, तो फिल्म में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? हाँ देख रहे थे, मिथुन को पहचानता है सब है? वो मर गया था, बताओ क्या रियल में मरा था? कहाँ मरा था? फिल्म में। तो कैसा वो हो जाएगा? काल्पनिक, ठीक है। अगर इधर कोई टपक जाए तो कैसा हो जाएगा? रियल, यानी कि वास्तविक। तो अगर रियल में कटता है तो कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? वास्तविक। अगर रियल में नहीं करता है तब कौन सा बोलेंगे? काल्प। यानी जो वास्तविक कटांक से कटेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आभासी कटांक से कटेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा वो हमेशा बनेगा सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। यानी जो काल्पनिक है वो हमेशा सीधा बनेगा और जो वास्तविक है वो हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे कि हम, ये दर्पण है और इसके सामने एक हम वस्तु रखते हैं, ठीक है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा ना? तो इसका जब प्रतिबिंब दर्पण में बना तो कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है। बताइए कौन सा प्रतिबिंब बना? वास्तविक की काल्पनिक?
वास्तविक, क्योंकि प्रतिबिंब कोची है उल्टा। ठीक है, अगर यही ऐसे ना बन करके यही इसका ऐसे बन जाता तो ये कौन सा प्रतिबिंब रहता? काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक हमेशा कोची बनता है सीधा और वास्तविक हमेशा उल्टा। ठीक है, देखो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। ठीक है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। मतलब अगर काल्पनिक बना है, जैसे ये बना है, तो ये काल्पनिक अगर बना तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, यानी इस साइड। और वास्तविक कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे। बना के सब दिखाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ? दर्पण के सामने, और काल्पनिक कहाँ? दर्पण के पीछे। और देखें, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन, आवर्धन हमेशा कितना होगा? हमेशा कोची में आएगा? माइनस में। ठीक है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन हमेशा कोची में आएगा? प्लस में। संख्या रेखा पढ़ा है ना? ये दर्पण है, इस साइड बनेगा तो कोची? काल्पनिक के वास्तविक? काल्पनिक। आई साइड बनेगा तब? अब सोच के देखो, ई साइड वाला जो एरिया है प्लस में होता है कि माइनस में? इसे ग्राफ वाला पढ़े हैं ना, 0 1 2 3। तो ई साइड वाला एरिया कोची में होता है, मतलब ये वाला जो काल्पनिक प्रतिबिंब है कोची में होगा, उसका वर्धन प्लस, और जो वास्तविक होगा वो माइनस। तो ये चीज लिखे है ना? ठीक है, और दोनों में कुछ अंतर है? अच्छा ये बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? छोटा। वास्तविक बड़ा कि छोटा? बड़ा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बताओ वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस की माइनस? काल्पनिक प्रतिबिंब के? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे? काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे। ठीक है, वास्तविक सामने। वास्तविक आवर्धन, काल्पनिक आवर्धन हो गया। दोनों प्रतिबिंब समझ में आया? जो रियल में बन रहा है उसको वास्तविक बोलेंगे, और जो रियल में नहीं बन रहा है उसको कुछ ही बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो साफ कर देना। लिखने के लिए बोलेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, लिखा जाएगा, यही चीज लिख देना है। देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण में बनेगा। तो प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ ही पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या कि हमको मालूम है कि प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, और दर्पण हम पढ़ भी नहीं किए, पहले प्रतिबिंब में पढ़ने लगे, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले हम किसके बारे में बता देते हैं? दर्पण के बारे में, और उसके बाद बताएंगे प्रतिबिंब। स्टार्ट करें। दर्पण, तो देखो दर्पण के प्रकार के हो सकता है। दर्पण दो प्रकार के, या तो एकदम सीधा हो सकता है, प्लेन, ये ना, या तो हल्का ढासा हुआ या उठा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा किस हो सकता है। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के हम बांटते हैं, या तो केवल सीधा होगा, एकदम प्लेन होगा, ना तो कैसे बीचा में धंस गया होगा, ना तो बीचा में से उठ गया होगा, यही हुआ होगा ना। तो दर्पण हम दो प्रकार के देखते हैं। एक देखते हैं जो कैसा होगा, समतल यानी कि प्लेन, और एक देखते हैं जो कैसा होगा, गोलीय। गोलीय कहने का मतलब हुआ या तो निचवा से धसल है, या फिर निचवा से उठल है, या फिर इधर किनरवा में कहूं उठ गया या उधर कहूं धस गया। मतलब कि प्लेन के अलावा कैसे ना रह जाए उसको हम कुछ ही बांट देंगे गोलीय दर्पण में। समतल दर्पण देखो कुछ ऐसा दिखेगा, प्लेन बोले है ना, तो ये रहा समतल। ठीक है, ये अभी तक शीशा है, जब इसको पेंट कर देंगे तो कुछ ही बन जाएगा दर्पण। दर्पण के पीछे देखें पेंट करा जाता है, तो देखो ये सीधा बांट दिए, बताओ ऊपर पेंट कर ले कि नीचे? नीचे ना। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला सतह है हम चेहरा करने से देखेंगे, इन्हें से
काय के तो पेंट करल है। बताइए जब पेंट किया हुआ रहता है किस चीज का रहता है पेंट करल? सिल्वर ब्रोमाइड। जो दर्पण में पेंट किया हुआ रहता है पीछे वो कौन का रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब चांदी का लेप पतला सा और उसका ब्रोमीन मिला हुआ रहता है। ठीक है, जो महंगा दर्पण, जो बढ़िया दर्पण रहता है ना तुमको महंगा देगा बहुत ज्यादा। और एक सिंदूर का भी लेप होता है सस्ता उस्ता वाला में, महंगा वाला में इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड, एकदम एचडी वाला हाई क्वालिटी 4K। ठीक है, कौन सा दर्पण है? ऊपर पेंट करे लेकिन नीचे चेहरवा करने से देखेंगे तो जाने से चेहरवा देखेंगे ना, उस सतह को बोलता है परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। इसका सतह प्लेन है, मतलब ये कौन सा दर्पण है? समतल। और जो इधर से चेहरा देखेंगे उसका परावर्तक। गोलीय दर्पण क्या होगा? एक खोखला गोला का भाग होगा। ठीक है, एक खोखला गोला का भाग, एक गोला का भाग होगा। अब चाहे तो इधर से रहे या उधर से रहे, इसलिए जो गोलीय दर्पण है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। गोलीय दर्पण किस प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है, पहले उत्तल लिख देते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, बताओ गोलीय दर्पण किस प्रकार के? कौन कौन? उत्तल, या तो उत्तल होगा या तो अवतल। जब कोई गोला है तो गोला के दुइये को भाग होगा, जैसे कि गोला हम बीच से काट दिए, गोले का भाग होता है ना, तो गोला को जब हम काटेंगे कहीं से भी तो दो गो भाग, या तो उठल होगा या तो धसल होगा, यही ना। अगर इधर से देखेंगे तो धसल नजर आएगा, इधर से देखेंगे तब उठल नजर आएगा। और कुछ हो सकता है? सिर्फ गोल चीज कुछ भी देख लो, कहूं से गोल को एक काट दो, कहीं से भी काट दो, उसके बाद देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जब हम इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये बीच बीच में धंसा हुआ। और जब ये ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? बीच में उठा हुआ। ठीक है, एक गोला का ऐसे भाग लो, कटोरा लो, कटोरा। अब पूछेंगे हम तुमसे कि बताओ एक कटोरा उठा हुआ है कि धंसा हुआ है, तो क्या बोलेगा? धंसा हुआ। ऐसे कटोरा का हम ऐसे कर दिए तब तो उठा हुआ हो गया, ऐसे कर दिए तब धंसा हुआ। तो गोलीय जो दर्पण है दो प्रकार का हो सकता है, या तो उत्तल या तो अवतल। ठीक है, जो बीच में उठा हुआ होगा, उठा हुआ, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल। और जो बीच में धंसा हुआ होगा उसको कौन सा बोलेंगे? अवतल। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पेंट किधर कर ले, ऊपर के नीचे, तो हम चेहरवा करने से देखेंगे तो ये हो गया इसका प्रवर्तक सतह। ठीक है, पेंट ऊपर है कि नीचे, तो चेहरवा करने से देखेंगे तो ये हो गया इसका प्रवर्तक सतह। देखो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किनारों की अपेक्षा बीच में कोई चीज हो उठा हुआ, उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल तो है, उत्तल में भी कौन सा है? गोलीय। गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जो खोखला गोले का एक भाग होता है। बताओ गोला का एक भाग है कि नहीं? मिला के देखो, एक समय में गोला होगा, होगा गोला, और वहां से कुछ हो गया, टूट गया है गोला का भाग। इसको भी देखो, एक समय में एक गोला होगा और कुछ हो गया, टूट गया, है गोला का भाग। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में कुछ है उठा हुआ। अवतल दर्पण किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ। ठीक है अगला। ठीक है, दर्पण के प्रकार के कौन कौन? समतल और गोलीय। समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसन होगा? समतल। उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह उठा हुआ। अवतल दर्पण का धंसा हुआ। ठीक है, और समतल दर्पण का उत्तल के ऊ से उत्तल, ऊ से उठल, ऐसे खाली बोलो ना, अवतल धसल। ठीक है अगला। अब तीनों दर्पण के बारे में बारी बारी से पढ़ते जाते हैं। तो पहला हम लेते हैं समतल दर्पण को। ठीक है, देखो चित्रवा को यहां पार देते हैं, जगह बचेगा, इसको भी यहाँ पार देते हैं। नीचे पेंट कर ले। बताओ कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई दर्पण नहीं है। पेंट जब तक नहीं करेंगे तो दर्पण नहीं होगा। इस समतल पेंटवा हटा के देखो शीशा बन जाएगा। देखा है पेंट हटा के? ठीक है,
हम तो इसका गुण एगो जान लिए कि समतल दर्पण किनारों जो समतल दर्पण में कुछ होता है प्लेन, ठीक है। और जो समतल दर्पण है उसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक तो रहेगा ही, प्लस में कुछ रहेगा सीधा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कुछ होता है सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा, ठीक है ना अगला। ठीक है, और देखो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा उसका अगर हम आवर्धन निकालेंगे, आगे आवर्धन पढ़ेंगे, उसका अगर हम आवर्धन निकालेंगे तो कितना आएगा, +1। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1। प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। ये जो पेंट रहता है कोची का रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr या फिर सिंदूर वाला के रहेगा। आगे देखते हैं, बताओ समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, चेहरा देखने में, ठीक है, चेहरा। और बताओ समतल दर्पण का उपयोग तो सैलून में लगा रहता है, तो इसका उपयोग सैलून में भी करते हैं। शरीर का पिछला हिस्सा देखे में आगे भी लगा रहेगा और पीछे भी। हाँ हाँ जी, प्रयोगशाला में कहाँ उपयोग करेंगे, प्रयोगशाला, ये तो एकदम लेटेस्ट है, मतलब तीनों में जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक, उल्टा की सीधा, वस्तु के बराबर की छोटा, वस्तु से हमेशा कुछ ही बनता है बराबर, समतल दर्पण में हमेशा कुछ ही बनेगा बराबर। काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक, उल्टा की सीधा। जैसे हम इतना बड़ा है तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कुछ ही बनेगा, इतना ही बड़ा, ठीक है। अगर किसी वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखना है, किसी वस्तु का अगर समतल दर्पण में हमको प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण का हाइट उस वस्तु से आधा होना चाहिए। जो लिखे समझ में आया कुछ हो, जैसे मान लो मेरा हाइट है 5 फीट, ठीक है। हम एक दर्पण लगाते हैं, ऐसा दर्पण हमको चाहिए जिसमें हम पूरा दिखे नीचे से लेकर के ऊपर तकला, तो बताओ उस दर्पण का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए, आधा, कितना, आधा, ठीक है। तब उसमें हम दिख सकते हैं, चाहे यहां से सट के देखें या फिर सट के ना दिखे तो थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। लेकिन चाहिए कितना, हमारे से आधा हाइट, तब उसमें देख सकते हैं। अगर हमारा आधा हाइट से भी कम हुआ तो कोई चांस नहीं है कि पूरा दिखेगा, तुम चाहे कहूं चल जाओ, ठीक है। तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसका हाइट कितना होना चाहिए, आधा। अगर इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस दर्पण को कम से कम हाइट कितना चाहिए, इसका आधा, ठीक है। अगला आगे चलते हैं, और कुछ बचा समतल दर्पण में। समतल दर्पण का उपयोग हम अथी में भी करते हैं, दुकानों इसमन में, श्रृंगार स्टोर ये सब में, कोची में करते हैं, दुकान में सजाने के लिए। पीछा भी शीशा लगा रहेगा, उधर भी शीशा लगा रहेगा, पता नहीं चलेगा दुकानिया है कहाँ तकला। एक आगे देखे होंगे श्रृंगार स्टोर वाला, पता नहीं चलता है कि कहाँ दीवार है, कहाँ पे खत्म हो गया, कहाँ से शुरू हुआ, होता है सन। तुम लगे श्रृंगार स्टोर में, कैसी करें, अपना लगे, बताओ समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक, उल्टा की सीधा, बड़ा की छोटा, बराबर। आवर्धन उसका +1, ठीक है। इसका उपयोग में अब आ जाओ, उपयोग कहाँ करते हैं, चेहरा और सैलून और प्रयोगशाला। कम से कम दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, आधा, ठीक है। अगला सब क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब आ जाओ उत्तल वाला में। तो एक तो हम पढ़ लिए कि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह किनारों की अपेक्षा बीच में कुछ होगा, उठा हुआ, ठीक है। अब जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक, ठीक है। वस्तु के सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बताओ। काल्पनिक है मतलब कोई चीज सीधा, काल्पनिक अगर है तो उसे ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा सीधा, ठीक है।
उत्तल दर्पण में जो मेनली प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है वस्तु से कि छोटा? तो ज्यादातर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। ठीक है, ज्यादातर कैसा बनता है? छोटा। ठीक है, आगे देखते हैं। बताओ, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की काल्पनिक प्रतिबिंब? काल्पनिक। उल्टा कि सीधा? बड़ा कि छोटा? ठीक है, अगला। ठीक है, आगे देख लें। आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बना है ना, तो इसका आवर्धन बताओ, प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन को क्या में हो जाएगा? आवर्धन क्या में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण का हम उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में जो आईना लगा रहता है साइड में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर। अब ये बताओ कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में ही क्यों करते हैं? मतलब साइड मिरर में क्या? हाँ, क्योंकि उसमें छोटा प्रतिबिंब। देखो, बाइकवा के इधर लगा रहता है छोटा को शीशा, इतना छोटा। उत्तल दर्पण हम इसीलिए लगाते हैं कि इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, छोटा छोटा एकदम। तो गाड़ी बड़का गो रहा है, लेकिन दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा। तब ना ढेर सारी चीज बन जाएगा उतना ही गो में। अगर यही उत्तल के जगह पे हम समतल लगाते, समतल, तो क्या होता? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता। अगर एगो ट्रक देखना है हमको, ट्रक एगो कि पीछे से ट्रक आ रहा है, तो कम से कम वो ट्रक के हाइट के आधा लंबाई का दर्पण लगाना पड़ेगा, तब ना वो देखेगा। ठीक है, बताओ ये संभव है? अगर पूरा हिया से वहां तक रोड देखना है तो रोड के कम से कम आधा का लगाना पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो उत्तल दर्पण में है उसमें क्या प्रतिबिंब बनता है? छोटा 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 छोटा। इसलिए हम गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल लगाते हैं, ताकि उसको में पूरा ट्रक और सब दिख जाए। दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? उतना बड़ा ट्रक इतनी को दर्पण में दिख जाता है। ठीक है, इसलिए उत्तल लगाते हैं तो गाड़ियों के साइड मिरर में। और बताओ, प्रयोगशाला में? ठीक है, प्रयोगशाला में भी करेंगे इसका उपयोग। और कहीं होता है उत्तल दर्पण का उपयोग? प्रदर्शन कक्ष में, यानी कि जहां भी हमको छोटा प्रतिबिंब बनाना हो। जहां भी हमको छोटा प्रतिबिंब बनाना हो वहां किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। मान लो कोई ऐसा जरूरत आ जाए कि छोटा प्रतिबिंब बनाना है, तो उत्तल दर्पण का उसमें हम उपयोग कर लेंगे। ठीक है, अगला बताओ, उत्तल दर्पण में वास्तविक की काल्पनिक? बड़ा कि छोटा? उल्टा कि सीधा? इसका आवर्धन कोची में होगा? प्लस में। इसका उपयोग साइड मिरर में और प्रयोगशाला में और प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के। ठीक है, प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। आगे चले, अब बारी किसका आता है? इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बात जान लेते हैं। तो ये तो पता चल गया कि जो अवतल दर्पण है, किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है? धसा हुआ है, धसा हुआ। आगे चलो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक कि वास्तविक? तो अवतल दर्पण में कोई स्थिति में काल्पनिक भी बनता है, कुछ स्थिति में वास्तविक। तो ये कह नहीं सकते, अवतल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। अब ये बताओ कि अवतल दर्पण का आवर्धन आवर्धन प्लस होगा कि माइनस? तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, क्योंकि दोनों बन रहा है ना, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा? तो उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी। अगर वास्तविक है तो उल्टा हो जाएगा, काल्पनिक है तो सीधा, यानी कि इसमें दोनों बन सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण बीच में क्या होगा? धसा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक के वास्तविक? दोनों। आवर्धन उसका प्लस में कि माइनस में? प्लस माइनस दोनों में होगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण के हम देख लेते हैं उपयोग। उपयोग देख लो। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हेडलाइट। कहाँ करते हैं? हेड। तो जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है वो देखे होंगे कि पीछे ऐसे रहता है, आयरा में ऐसे लाइट लगा रहता है, देखा है? एकरा में ऐसे लाइट लगा रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो गाड़ियों की हेडलाइट में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल का। अब ये बताएं कुछ देरी में कि अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, इतना याद रखो अभी गाड़ियों के हेडलाइट में।
ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? मुंह, नाक, कान, ये सब गले का आंतरिक भाग देखने में, यानी कि अंदर का भाग, जैसे कोई के दांत सड़ उड़ गया है तो उसको हम एक छोटा सा अवतल दर्पण ऐसे डालेंगे और देखेंगे, ठीक है। कहने सड़ल है कहा है ना, तो पता चला कि दांतवा थाई वाला खराब और ऐसे थाई मारा घींच दिया होकर बगलवा वाला, कितना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बेचारा दर्द से कह रहेगा अच्छा अच्छा अबरी में सही हो तो, अबरी में सही हो तो, अभी टेंशन हो ये नहीं करवो, वो बोला था ना पेशेंट की थोड़ा सा इधर था तो इधर बोला था तो खींच देनो, अच्छा अबरी होता नहीं करो, अबरी होकर ई बगल वाला खींच दिया, तो जो दर्द वाला दांत है तो घिंचा नहीं रहा, अगल बगल वाला सब घिंचा गया, इसीलिए एक दर्पण ले लेते हैं छोटा सा, ऐसे करके देखते हैं कौन में कीड़ा लगल है, ई में लगल है कीड़ा, ई वाला खराब है, इस पकड़ के घिस दिया, ठीक है। तो आंतरिक भाग ये सब देखने में किसका उपयोग करेंगे हम? गले या फिर गला हो गया, आंख के भी आंतरिक भाग, गला, कान, ये सब कर देते हैं, कानवा में थोड़ा बहुत ऐसे देखने के लिए पता चले। मेनली होता है इसका अति देखने में, ये जो दांत है ना उसका देखने में ये उपयोग है। अब नाक में कैसे डालेगा, नहीं समझ में आ रहा है, कानवा में भी इतना संभव नहीं है, मेनली इसका उपयोग होता है मुंह का आंतरिक भाग देखने में, ठीक है। दांत उत निकलवाना है ना, डेंटल क्लिनिक में गया होगा, दांत उत निकलवाना है तब इसका उपयोग करते हैं। कान में, नाक में भी कैसे हिलाएगा नाक में दर्पण, इतनी को तो इतनी को हिलाना पड़ेगा, इतनी को पता नहीं चलेगा उसमें, तो हम क्या बोलते हैं? मुंह का आंतरिक भाग देखने में, सीधे क्या बोलते हैं? मुंह का आंतरिक भाग देखने में, यानी कि मुंह का आंतरिक भाग, दांत, ये सब देखने में, ठीक है। और बताओ अवतल दर्पण का उपयोग, ये तो एकदम फेमस है प्रयोगशाला में, कुछ ना है ये तो होबे करेगा। और हाँ दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी हो गया, बाल हो गया, ये सब। और इसका उपयोग सौर्य कुकर में, इसका बड़ी उपयोग है ना जी, सौर्य कुकर या फिर सौर्य भट्टी, सौर भट्टी में भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। और इसका उपयोग है क्या, तो याद हो बताओ? गाड़ियों के हेडलाइट में हो गया, मुंह ये सबके भाग देखने में हो गया, प्रयोगशाला में कर लिए, दाढ़ी बनाने में कर लिए, सौर कुकर में कर लिए, या फिर कोची में कर लिए, सौर भट्टी में, ठीक है। शुरू से देखते जाना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक, बड़ा की छोटा, बराबर। आवर्धन प्लस की माइनस, प्लस में भी कितना वन का, किसको मालूम है ना कि जब बनेगा जब बड़ा, ठीक है। उपयोग चेहरा देखने में, और प्रयोगशाला में और दुकानों में कम से कम उसका हाइट कितना होना चाहिए? आधा। आवाज उत्तल में बताओ, उत्तल दर्पण में वास्तविक की काल्पनिक? हमेशा कोची बनेगा? काल्पनिक। बड़ा बनेगा कि छोटा? तो ज्यादातर छोटा ही बनता है, ज्यादातर क्या हमेशा छोटा ही बनता, ठीक है अगला, ठीक है। और बताओ उत्तल दर्पण का आवर्धन प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। और क्या है इसका उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग कोची में करेंगे हम? साइड मिरर में। पूछ देगा 2 नंबर में कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में क्यों करते हैं, बता देगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसलिए पीछे से आते हुए सारी गाड़ियों का प्रतिबिंब उसमें दिख जाएगा, ठीक है, बढ़िया से, इसीलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और कहा था? प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में। और किसी भी प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? उत्तल। और एक चीज देखो, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण। पहले ये बताओ अपसारी किसको कहते हैं? मिलना कि फैलना? तो वैसा किरण पहुंचे एक बिंदु से निकाल कर फैल जाए, उसी को ना बोलते हैं अपसारी। तो उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। मतलब खुद से सोच के बताओ, जो उत्तल दर्पण है मिलाने का काम करेगा कि फैलाने का? क्योंकि इसको हम कौन सा बोलते हैं? अपसारी ना। और ऐसे भी देख लो, मान लो इस पे प्रकाश का किरण आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण। क्योंकि जो उत्तल दर्पण है प्रकाश को, किरणों को कोजी कर देता है, वो फैला देता है, पूरा कोजी कर देगा, फैला देगा। जैसे हम एक उत्तल दर्पण ले लिए, इस पे टॉर्च मारे, तो टॉर्च का प्रकाश जैसे इस पे टकराया, टकराएला के बाद पूरा एकदम फैल जाएगा, इधर उधर उधर क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा।
इस पर अगर लेजर लाइट भी मारते हैं ना उत्तल दर्पण पे, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो लेजर लाइट है वैसे तो फैलता नहीं है, लेकिन फिर भी जब टकरा के आएगा तो इसके अपेक्षा में जो जा रहा था इसके अपेक्षा में ज्यादा फैला हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसीलिए इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी। ये जो अवतल दर्पण है उसको बोलते हैं हम अभिसारी, यहाँ पे लिखते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। बताओ अभिसारी फैलेगा कि मिलेगा, मिलेगा। तो उत्तल दर्पण जो है प्रकाश के किरणों को, देखो यहाँ पे किरण आएगा तो कोची कर देगा, ये मिला देगा। तो अवतल दर्पण जो है प्रकाश के किरणों को कोची करने का काम करता है, मिलाने का। इसलिए कौन सा दर्पण कहते हैं हम, अभिसारी दर्पण। ठीक है, एक उत्तल दर्पण लिए, यहाँ से टॉर्च मारे, तो जैसे यहाँ से टॉर्च के किरण आया, इसको से टकरा के निकलेगा, वो बताओ फैलेगा कि मिलेगा एक बिंदु पे। तो अवतल दर्पण है ना, तो फैलेगा कि मिलेगा, मिलेगा। तो इससे जो प्रकाश की किरणें कोशिश करेगा कि हम ऐसे मिलते हुए चले, ठीक है, दूर ना जाए, कैसे जाए, मिलते हुए। जितना हो सके उतना कोशिश करेगा कि हम ऐसे फैले नहीं, कहाँ जाए, मिलते हुए। लेकिन वहीं जब उत्तल दर्पण से टकरा के आएगा, क्या कोशिश करेगा कि एकदम फैल जाए। जैसे टकराएगा पूरा कोशिश हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, इसमें टकराएगा तो क्या हो जाएगा, फैलेगा कि मिलेगा, मिलेगा। यानी कि ऐसे मिलते हुए कोशिश करेगा, क्या कि ऐसे मिलते हुए जाए। ठीक है, हाँ अब देखो, हमको एक ऐसा लाइट चाहिए, हमको पढ़ना है बैठ करके, तो हमको एक ऐसा लाइट चाहिए जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन जोड़ दे, फैल करके एकदम पूरा में। कौन सा दर्पण वाला, उत्तल वाला कि अवतल वाला, उत्तल वाला। ठीक है, हमको यहाँ से जाना नहर पर, ठीक है, रात को, तो हमको एक ऐसा लाइट चाहिए, ठीक है, कि जिससे दूर तक दिखे, यहाँ से हमारे लाइट एकदम मुंह तक दिखे कि कौन है वहां पड़ी खड़ी। ठीक है, या खेत उत में हम जाते हैं, कुछ खेत उत में कोई जा रहा है पटाने उटाने धान उन गेहूं, तो उसको ऐसा लाइट चाहिए जो यहाँ से टॉर्च में बारे एकदम मोटर तक दिख जाए कि कोई है तो ना वहां पड़ी। कौन सा दर्पण वाला उपयोग करेंगे, अगर दर्पण रहेगा तब, उत्तल वाला क्या अवतल वाला, अवतल। क्योंकि क्या होगा, प्रकाश के किरणों को मिलाते चलेगा, जैसे फैलेगा ना बोलेगा इधर आओ, कहाँ चलेगा वो, मिलाते। ठीक है अगला, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह किनारे का अपेक्षा उठा हुआ। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा कौन सी बनेगा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। इसका आवर्धन हमेशा प्लस में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर में, प्रयोगशाला में, प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आप सारी मतलब एक बिंदु से निकाल करके फैल जाना। अब देखो गली पे देखे होंगे ऐसे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ रहता है, इसे इस तरह से, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। ठीक है, अब उससे जब प्रकाश की किरण निकलता है, बताओ फॉग से जैसा मारता है कि पूरा फैल जाता है एकदम। तो सोच के देखो उसमें कौन सा दर्पण होगा, कौन सा, उत्तल। स्ट्रीट लाइट में कौन सा, उत्तल। क्यों हुआ उत्तल, क्योंकि उसको फैलना है ना रोड पे, सड़क पे। ठीक है, जैसे वो लाइट बना, वो क्या देखे होंगे सड़क पे पूरा फैल जाता है एकदम, यहाँ पे पूरा फैल जाएगा। जिसको वो कोशिश करता है कि उत्तल रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा फैले। ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण का किनारे का पेछा में धंसा हुआ हमेशा कैसा बनेगा, इसमें काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। इसलिए आवर्धन प्लस भी हो सकता है माइनस भी। काल्पनिक का प्लस होता है और वास्तविक का क्या होता है, माइनस। इसका उपयोग करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में। अब सवाल यह था गाड़ियों के हेडलाइट में क्यों किए। ठीक है, मान लो 2 नंबर में पूछते हैं, तो देखो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें सोच के बताओ कैसा लाइट चाहिए हमको, पूरा यहाँ पे फैल के दिखे कि दूर तक दिखे, दूर तक दिखे। तो दूर तक दिखने के लिए जो फॉग से निकल रहा है वो कहाँ जाना चाहिए, एकदम दूर। अब बताओ अगर वो लाइट फैल जाएगा तो दूर तक दिखाई देगा, फैल जाएगा तो दूर तक दिखाई देगा नहीं ना। तो उसको कैसे चलना चाहिए, मिल करके, तब ना दूर तक जाएगा। लेजर लाइट वाला लाइट देखें कैसा जाता है, एकदम मिल के, एकदम एकदम पतला, एक को ठोको फैले में नहीं किया, एकदम जैसे निकला एकदम मिल के गया, इसलिए एकदम दूर जा पाता है, क्या पता है। तो हमको ऐसा दर्पण चाहिए, कुछ भी उसमें लगाए, ऐसा चीज चाहिए जो प्रकाश को किरणों को फैला दे कि मिला दे, मिला दे ना। अगर फैला देगा तो इतना ही भर में रह जाएगा। कैसा चाहिए हमको, मिलाने वाला। अब मिलाने का काम कौन करता है, तो इसीलिए उसमें अवतल लगाता है। अवतल दर्पण से जैसे टकरा कैसे रहता है, यहाँ पे ऐसे लाइट लगा रहेगा, ऐसे रहता है हेडलाइट में। तो जैसे इसे वापस पीछे से इसे टकरा कैसे जैसे निकलेगा, टकरा कर किधर से निकलेगा, तो ये जो प्रकाश का किरण है फैलने का कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे वो आएगा इधर वातावरण में फैलने का कोशिश करेगा, लेकिन उसको अवतल दर्पण पहले ही से सिखा के भेजा है कि सबको कुछ रहना है, मिलजुल कर रहना है।
ठीक है। तो जैसे ही फैलने का कोशिश करेगा उसको अवतल दर्पण वाला बात याद आ जाएगा, अगर मिलजुल के रहना है तो मिलजुल के चलेगा। इसलिए देखें, फोर व्हीलर वाला देखा हुआ हेडलाइट वाला रहेगा वहां नहर पे, फॉक्स आएगा एकदम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल किरणों को मिलाने का काम करता है, उसको फैलने नहीं देता। अब समझ में आया कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया हेडलाइट में। तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को मिलाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए अवतल दर्पण से टकरा कर निकलने वाला लाइट दूर तक दिखाई देता है। और समझ में आ गया, इसीलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण। फिर जो मुंह का आंतरिक भाग देखने में हम क्यों उपयोग करते हैं, ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, उपयोग तो करते हैं लेकिन क्या है। तो क्योंकि हमको मालूम है अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब कैसा बनता, बड़ा, ठीक है। अवतल दर्पण में ज्यादातर कैसा बनता है, बड़ा। अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी और बड़ा दोनों बनता है। लेकिन जो हमको उपयोग करना है आगे जब इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो और बढ़िया समझाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रतिबिंब बनाया नहीं। तो इसमें ज्यादा स्थिति में कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल में कैसा बनेगा, अवतल में कैसा बनेगा, ज्यादा स्थिति में बड़ा। हालांकि इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है, लेकिन ज्यादा स्थिति में कैसा बनेगा, बड़ा। इसीलिए अगर हमको ये अंदर का भाग देखना है तो कौन वाला लगाते हैं, अवतल, ताकि हमको कैसा दिखाए, उसमें बड़ा वाला दिखाई दे, तब ना बढ़िया से दिखेंगे, ठीक है। फिर प्रयोगशाला में ये तो वही गया। फिर दाढ़ी बनाने में क्यों उपयोग करते हैं, तो वही बात, क्योंकि इसमें कैसा प्रतिबिंब दिखा देता है, ज्यादातर बड़ा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में देखेंगे तब ना बढ़िया से नजर आएगा एकदम मस्त, इसीलिए हम अवतल दर्पण। तो जो सैलून वैलून होता है वो छोटका दर्पण ले रहता है ना, उसका अलग दर्पण रहता है, कौन सा, अवतल, ठीक है। वो देख के उसमें ताकि बड़ा बड़ा दिखाई दे, बढ़िया से छील चल दे, ये ना कि जाने तने छील दे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग कोची में करते हैं, सौर कुकर और सौर भट्टी में काहे करते हैं, मान लो पूछते काहे करते हैं। तो हमको मालूम है कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का कि मिलाने का, इसीलिए इसको हम कोची बोलते हैं, अभी सारे। अब देखो, सौर कुकर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा रहता है अवतल दर्पण, यहाँ से प्रकाश आता है टकरा के सौर कुकर में आ जाता है। अब बताओ अवतल फैलाने का काम करेगा कि मिलाने का। तो सौर कुकर में हम इसीलिए लगाते हैं कि जो प्रकाश का जो फैली हुई किरण है उसका अवतल दर्पण सबको बुलाता है और एक एक बिंदु पर ले जाके मिला देता है, ठीक है। सबको बुलाता है फैले हुए किरणों को, एक बिंदु पर ले जाके मिला देता है, यानी जाने तने जो फैला हुआ था उसको लाया और मिला के कहाँ डाल दिया, उसको कुकर में, ठीक है। तब कुकर कुछ हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखो फैला हुआ किरण था, अब जो किरण में हीट होता है, गर्मी होता है, तो इतना दूर में फैला हुआ किरण था, उसका हीट कितना दूर में था, इतना दूर में था। अब इतना दूर वाले हीट को वो अवतल दर्पण मिलाया, एक छोटे से कुकर में डाल दिया, अब उतना हीट कहाँ आ गया, एक छोटे से कुकर में, तो बताओ ज्यादा गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग हम सौर कुकर में करते हैं या फिर सौर भट्टी में। इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि किरणों को मिलाने का काम करता है। अब बताओ दर्पण में कोई दिक्कत है, ठीक है। अगला शुरू से देख लेना एक बार, क्योंकि फिर दोबारा थोड़ी ना पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया जो पढ़ लिया। समतल दर्पण है वास्तविक की काल्पनिक, उल्टा की सीधा, बड़ा की छोटा, बराबर, कंफ्यूज हो जाता है। आवर्धन, उपयोग सैलून में, प्रयोगशाला में। उत्तल दर्पण में आ जाओ, वास्तविक की काल्पनिक, बड़ा की छोटा, आवर्धन प्लस की माइनस, प्लस, उपयोग बताना, उपयोग साइड मिरर में, प्रयोगशाला में, प्रदर्शन कक्ष में छोटा बटन। अवतल वास्तविक की काल्पनिक, दोनों, ठीक है। बड़ा की छोटा, बनता है इसमें दोनों। अगर ऑप्शन में रहा ना कि बड़ा छोटा दोनों, तो हम किस पे लगाएंगे, दोनों पे। मान लो ऑप्शन में छोटा नहीं रहा, ऐसे रहा, देखो ऑप्शन के हिसाब से मारना है। ऑप्शन ए में देते हैं बड़ा, ठीक है, और बी में देते हैं छोटा, और सी में देते हैं बराबर, डी में क्या दे जी, ऐसे देते हैं, या तो बड़ा या तो छोटा,
एक सेकेंड, बड़ा छोटा दोनों ऐसे रहे, तो बताओ कौन सा मारेंगे, बड़ा कि छोटा कि बराबर कि दोनों? तो आपतल दर्पण में बड़ा ही बनता है और छोटा ही बनता है। मान लो किसके जगह पे कुछ और ऑप्शन दे दे, छोटा देवे ना करे, तब कुछ ही मारेंगे, बड़ा। ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, बड़ा और छोटा दोनों में चुनना हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे तो ये पूछेगा, केवल ही पूछेगा बताओ बड़का की छोटा, हम नहीं जानते, बड़ा की छोटा, और कोई ऑप्शन नहीं है, बड़ा की छोटा, ऐसे मान लो पूछते, तब कुछ ही मारेंगे। लेकिन जब ऑप्शन में रहे ए और प्लस बी दोनों कि बड़ा छोटा दोनों, तब कुछ ही मारेंगे, बड़ा और छोटा दोनों, क्योंकि आपतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों बनता है। ठीक है, आपतल दर्पण में छोटा कब बनता है? जब वस्तु दूर रखा हो, दूर, एकदम दूर, जैसे यहाँ पे दर्पण है ना, तो वस्तु वहां पे रखा हो तब छोटा बनेगा। इतना इतना पे रखा हो तो कैसा बनेगा? बड़ा। अब सोच के देखो, जब भी हम आपतल दर्पण देखेंगे कितना दूर से देखेंगे? इतना ही दूर से देखेंगे, इतना इतना, तो इतना इतना में तो बड़े बनता है। हमको प्रयोग भी इतना ही करना है, थोड़ी ना हम इतना छोटा शीशा लगाए हैं हम देखेंगे वो रोड पे, ऐसे ऐसे देखेंगे है ना? कहाँ बड़ी, तो इतना से इतना दूर तक देखेंगे, तो इतना से इतना दूर तक बड़े बनेगा, इसलिए। ठीक है, आपतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में, मुंह, ये सब का आंतरिक भाग देखने में, सौर भट्टी और सौर कुकर में, प्रयोगशाला में, ठीक है, सौर कुकर में दाढ़ी बनाने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे, टाइम कितना हो गया? इसमें जैसे ही बताएं वैसे घर जाके याद करो तो तुरंत याद हो जाए। अभी तो यहाँ सब बता दिया कि नहीं बता दिया? देख लेते हैं आपतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि अब हम प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले हम कुछ बना रहे हैं, कौन दर्पण में? आपतल, तो उसके बारे में जानना जरूरी है ना। ठीक है, तो हम एक ले लिए दर्पण, बताइए कौन सा दर्पण है? आपतल दर्पण। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं एम और एन। आपतल दर्पण के बीचों बीच में कहाँ पे है? बीचों बीच यहाँ पे है। तो जो आपतल दर्पण के एकदम बीचों बीच में होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। चाहे तो इसको ओ से सूचित कर दो या पी से। अब जो बीचों बीच में है, बीचों बीच से वो लाइन खींच देते हैं, एकदम सीधा सरल रेखा। क्या खींचते हैं? एकदम सीधा। ठीक है, ये जो सीधा रेखा खींचे हैं इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। ठीक है, इसको सूचित करते हैं एक्स एक्स डैश से। ठीक है, देखला। तो सबसे पहले वो दर्पण पार दिए हम, वो दर्पण का जो बीचों बीच का भाग हुआ उसको क्या बोले? ध्रुव। ये ध्रुव से एकदम सीधा सरल रेखा जो खींचा है उसको आप क्या बोले हैं? प्रधान अक्ष। ठीक है, अब देखो ये कौन सा दर्पण है? आपतल में भी कौन सा? गोलीय दर्पण। अब जब गोलीय दर्पण हुआ है तो खोखला गोला का भाग होगा कि नहीं होगा? तो मिला के देखो इसका गोला कहाँ पे बनता होगा? एक समय में गोला होगा, देखते हैं एक समय में कैसा गोला होगा। ऐसा गोला होगा, होगा ना। तो ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होगा, जिस भी खोखले गोले का भाग होगा, बताओ इसका ये जो गोला है, ये गोला का केंद्र कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी। ठीक है, देखला। देखो एकदम शुरू से हम बता रहे हैं, पहले तो वो दर्पण ले लिए, और दर्पण के बीचों बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव से कुछ सीधा लाइन खींच देंगे सरल रेखा, उसको प्रधान अक्ष। अभी जो गोलीय दर्पण है कोई ना कोई खोखला गोला के भाग होगा, तो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो, अब यहां से यहां तक कुछ ना कुछ तो दूर होगा, होगा ना। तो ये जो वक्रता केंद्र है, ये जो ध्रुव है, इसके जो बीच का जितना भी दूरी है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, और शॉर्ट में आर। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या और शॉर्ट में आर। ठीक है, ये जो गोले का केंद्र था उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, और शॉर्ट में सी। ठीक है, देख लो। अब देखो, ये जो वक्रता त्रिज्या है
ठीक है। आई वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोले, आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब जो वक्रता त्रिज्या की जैसे हम आधा कर देंगे, आधा कहाँ पे आएगा, बीचों बीच में, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या के जो आधा जहां पे आता है हम उसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। अब जो मुख्य फोकस है, ये जो ध्रुव है, इसके बीच का कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। सब बढ़िया है अगला, फोकस दूरी। हमको अब बड़का को पाना चाहिए था ना जी। ठीक है, शुरू से देखना एक बार। दर्पण है, दर्पण के बीचे बीच वाला भाग को, उसे सीधी सरल रेखा जो जाएगा प्रधान अक्ष। जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के जो आधा आधा जहां पे आता है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। क्या बोले, मुख्य। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। फोकस दूरी को शॉर्ट में छोटका एफ। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को हम आर। यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, दर्पण में इतना ही होता। ठीक है, बताओ वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, सीखो, परिभाषा बताओ, सीखो। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। दर्पण के बीचों बीच को दर्पण का ध्रुव ओ या फिर पी। ठीक है, और ध्रुव से सीधे रेखा मिला देंगे प्रधान अक्ष। ठीक है, ये जो गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के जहां पे आधा आएगा उस केंद्र को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस। उस बिंदु को मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। सब क्लियर है अगला। अब वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव, ये तीनों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को क्या बोलेंगे हम, प्रधान अक्ष। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी प्रकाश की किरण अनंत से आएगा, कहां से आएगा मालूम नहीं है, अनंत से, और जैसे दर्पण से टकराएगा वो टकराने के बाद जहां से भी गुजरेगा वो कोई चीज होगा मुख्य फोकस। जहां से भी गुजरेगा वो कोई चीज होगा मुख्य फोकस। जैसे दर्पण ले लिए, अनंत से लाए, टकराया और यहां से गुजर गया, जहां से भी गुजरा बताइए कोई चीज है, मुख्य फोकस। ठीक है अगला, तो इतना देख लिए। इतना में कोई दिक्कत है, मतलब मुख्य फोकस किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस। बताओ वक्रता त्रिज्या का आधा कुछ होता है, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी। तो बताओ किसी दर्पण का फोकस दूरी है 5, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, फोकस दूरी 15, फोकस दूरी 7 है, फोकस दूरी 10, फोकस दूरी 8, 16, वक्रता त्रिज्या 8। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 20, वक्रता त्रिज्या 5, 2.5, वक्रता त्रिज्या 50, आधा होता है ना। ठीक है, ये जो फोकस दूरी है एफ, ये जो फोकस दूरी है ये आधा होता है। बताओ केकर आधा होता है, ये जो फोकस दूरी है वो आधा होता है, केकर आधा होता है, वक्रता त्रिज्या के ना। तो ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के कुछ होता है आधा। तो एक फार्मूला आता है एफ बराबर आर बटा 2। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के कुछ होता है आधा। यहीं से अगर आर बराबर निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा 2f। ये फार्मूला पूछता है, दोनों को ध्यान में रखना। ठीक है, एफ बराबर और आर बराबर 2f। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला दिन देख लेंगे।